हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में अपन करने वाले हैं अभिसारी अनुक्रम के बारे में कि अभिसारी अनुक्रम क्या होता है और अभिसारी अनुक्रम की डेफिनेशन भी एग्जाम में बहुत बार पूछी हुई है। तो अभिसारी अनुक्रम की परिभाषा को आपको अच्छे से याद करना है। आज के लेक्चर में अपन करने वाले हैं अभिसारी अनुक्रम की परिभाषा, अपसारी अनुक्रम की परिभाषा, दोलनीय अनुक्रम की परिभाषा और उससे रिलेटेड फिर अपन एक थ्योरम करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अभिसारी अनुक्रम के बारे में। अभिसारी अनुक्रम को इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अभिसारी अनुक्रम, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस, तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की क्या परिभाषा होती है वो अपन आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी डेफिनेशन है कन्वर्जेंट सीक्वेंस की, और इसको अच्छे से आपको एग्जाम में याद करके लिख के भी आना है, क्योंकि एग्जाम में ये पूछी हुई है बहुत बार। तो देखो क्या परिभाषा होती है। अनुक्रम अक्सेन, अनुक्रम अक्सेन किसी संख्या L को अभिसरित होती है। अनुक्रम अक्सेन किसी संख्या L को अभिसरित होती है। अनुक्रम अक्सेन किसी संख्या L को अभिसरित होती है। होती है किसी संख्या L को अभिसरित होती है यदि 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 प्रत्येक एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए, यदि प्रत्येक एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट a naught belongs to n, a naught belongs to n विद्यमान हो ताकि विद्यमान होगा ताकि विद्यमान होगा ताकि कि अनुक्रम अक्सेन है वो किसी संख्या L को अभिसरित होती है यदि प्रत्येक एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट a naught belongs to n विद्यमान होगा ताकि एक्सएन और एल का जो डिफरेंस है, एक्सएन और एल का जो डिफरेंस है वो लेस देन किससे हो जाएगा, एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा। फॉर एवरी एन इज ग्रेटर देन एन नोट, कि अपने पास एन नोट जो होगा ना, मतलब एक ऐसी संख्या अपने को मिल जाएगी, उस संख्या के बाद के सारे जो टर्म्स है उनमें क्या होगा कि उनमें एल से क्या होगा, डिफरेंस लेंगे। एल से जब डिफरेंस लेंगे तो उसका मान है वो एप्सिलॉन से छोटा होगा। और एप्सिलॉन क्या होता है, स्वच्छ धनात्मक संख्या होती है, आर्बिट्रेरी पॉजिटिव नंबर होता है। ये लिखा हुआ है ना कि प्रत्येक एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए, तो जो एप्सिलॉन होता है वो अपनी क्या होती है, स्वच्छ धनात्मक संख्या होती है। अपनी इच्छा से मिनिमम से छोटा धनात्मक संख्या ली जाती है। अर्थात अर्थात लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन इक्वल टू एल से इसको अपन क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। और एल अपने पास क्या होती है, एक परिमित राशि होती है। एल अपने पास क्या होती है, एक परिमित राशि यदि मिल जाती है अपने को, तब वो सीक्वेंस कौन सी होती है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है। यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि एक्स एन है वो एल को क्या होगी, अभिसरित होगी। एक्स एन है वो किसको अभिसरित होगी, एल को अभिसरित होती है। अभी अपन एग्जाम्पल भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि भाई अपन कैसे सीक्वेंस का जो अभिसारी अनुक्रम है कैसे अपन उनको डिफाइन करते हैं और कैसे अपन उनकी सीक्वेंस की लिमिट अपन निकालते हैं। ठीक है, ये अपने पास हो गया, ये सीक्वेंस की डेफिनेशन है। तो अनुक्रम अक्साइन है वो किसी संख्या एल को अभिसरित होगी यदि प्रत्येक एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट ए नॉट बिलोंग्स टू एन विद्यमान होगा ताकि एक्सएन और एल का जो डिफरेंस होगा वो लेस देन किससे हो जाएगा, एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा। अभी मैं इसको एग्जांपल में बताता हूँ, उससे आपका क्लियर और हो जाएगा। एग्जाम्पल, लेट
एक अनुक्रम अपन ने ले लिया xn, और वो ले लिया हमने क्या 1/n। ये हमने क्या ले ली, एक सीक्वेंस ले ली 1/n, ठीक है। अब अपने को ये सिद्ध करना है कि ये जो सीक्वेंस है, ये आपकी इसकी लिमिट जो निकालेंगे भाई, अभिसारी अनुक्रम का मतलब क्या होता है, उसकी आपको लिमिट निकालनी है। जो लिमिट है वो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करने पर x n वो किसके बराबर हो, l के बराबर, और l क्या होनी चाहिए यहाँ पे, एक परिमित राशि है। यदि ऐसा होता है तब अपन उसकी जो सीक्वेंस की लिमिट है वो क्या हो जाएगी, अपने पास l के बराबर हो जाएगी, और सीक्वेंस कैसी हो जाएगी, अभिसारी अनुक्रम हो जाएगी। तो अब अपने पास क्या लो, इसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ली हमने, तो 1/n में जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जब अपने इसमें लिमिट ली और लिमिट लेने पर ये क्या आ गई, 0। और ये एक ऐसी राशि है, एक परिमित राशि, एक परिमित राशि आ गई। देखो जो अपने पास ऊपर वाली जो डेफिनेशन होती है ना, ये डेफिनेशन तो अपन इसको तो क्या है, ये नोटेशन होता है, ये तो अपने पास क्या होता है, नोटेशन होता है। वैसे ही अपन क्या देखते हैं, ये सीक्वेंस चेक करते हैं कि ये सीक्वेंस आपके अभिसारी अनुक्रम है या नहीं है, मैथमेटिकल फॉर्म से इसे देखते हैं। और जब अपने को जनरली देखते हैं, मतलब जनरली का मतलब ये है कि आप यदि नॉर्मल, यदि अपन कोई एग्जांपल से मैं दूसरे तरीके से भी बताऊंगा, जब अपन देखेंगे ना, एक एग्जांपल और भी देखेंगे अपन, इसी एग्जांपल को मैं उस वाली ऊपर वाली जो डेफिनेशन है ना, उससे भी मैं आपको इसको बताने वाला हूँ। तो ये अपने को क्या करना है, उसमें लिमिट निकालना है, और वो क्या आनी चाहिए, एल। एल है वो कैसी राशि आनी चाहिए, परिमित राशि आनी चाहिए, फाइनाइट क्या होना चाहिए, क्वांटिटी आनी चाहिए, है ना। तो यहाँ से अपन क्या लिख देंगे फिर, इसका मतलब ये हो गया कि सीक्वेंस जो अक्सर है 1/n वो किसको विस्तृत होती है, 0 को विस्तृत होती है। मतलब इसकी लिमिट जो है वो क्या है अपने पास, 0 है। अब देखो एक तरीका और होता है, उस तरीके से भी देखते हैं, लेकिन जबकि अपन मैथमेटिकल फॉर्म से देखेंगे ना, तो अपन ये जो अपन ने तरीका किया है ना, इसी तरीके से देखेंगे। लेकिन एक तरीका और होता है जो इसको अपन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सारे सारे क्वेश्चन में अपन उसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। देखो जैसे इसको अप्लाई नहीं करना है, ठीक है, मतलब ये तो अपन, मतलब इसको भैया अपन एग्जाम में नहीं दिखा सकते, इस एग्जाम्पल को जो बता, जो मैं ये तरीका बता रहा हूँ ना, इसको अपन एग्जाम में नहीं दिखा सकते, एग्जाम में अपन उसी तरीके से उसको दिखाएंगे, ठीक है। अब देखो ये जो कहना चाहता है ना, अनुक्रम एक्स एन है वो किसी संख्या एल को विस्तृत होती है यदि प्रत्येक एफ साइलेंट इज ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट ए नोट बिलोंग्स टू। ये ए नोट कैसा होता है, ये ए नोट क्या होता है, ये इसमें बताता हूँ। देखो जैसे मैं इसी सीक्वेंस को लेता हूँ, एक्स एन बराबर मैंने ले ली क्या, 1/n। इसको ओपन करो, ओपन करेंगे तो पहले मैंने n का मान क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, फिर 2 रख दूंगा, फिर 3 रख दूंगा, फिर 4 रख दूंगा। इसी प्रकार से चलता जाएगा, 1/10 भी आएगा, 1/11 भी आएगा, 1/12 भी आएगा, इसी प्रकार से 1/100 भी आएगा, 1/101 आएगा, 102, 103, ऐसे इसमें आएगा 1/1000 भी आएगा। इस प्रकार से इसके टर्म्स चलते जाएंगे। अब मैंने कहा कि भाई इसकी लिमिट है वो 0 है, भाई इसकी जो सीक्वेंस की जो अपन लिमिट लेते हैं, सीक्वेंस की लिमिट 0 है। तो कैसे आप इसको प्रूव करेंगे कि इसकी लिमिट है वो 0 होती है। मैंने आपको बताया था कि कन्वर्ज जो सीक्वेंस है उसमें अपन क्या कहते हैं कि किसी संख्या l को विस्तृत होती है, भाई l इसकी लिमिट होगी, और l अपन इसको लिमिट को अपन सीमा बिंदु कब कहते हैं बताओ। मैंने अभी आपको सीमा बिंदु बताई था कि भाई सीमा बिंदु कब कहलाएगा, कि अनुक्रम की जो सीमा है, सीमा बिंदु और सीमा में मैंने अंतर भी बताया था आपको, कि तो अनुक्रम की सीमा अपन कैसे लिखते हैं, ये जो अपन देख रहे हैं ना, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन बराबर l आ रहा है, तो ये इसकी लिमिट आ रही है। तो लिमिट है वो l कब आएगी, जब जब अपन उस l का क्या लेंगे, नेबरहुड लेंगे, और उस l का नेबरहुड लेंगे, तो नेबरहुड में क्या हो जाएगा कि उस सीक्वेंस के अनंत पद विद्यमान होने चाहिए, तभी उसकी सीमा कहेंगे अपन। यही तो बात कही। देखो जैसे अपन इसको देखें, जैसे मैंने कह दिया कि ये 0 है, इसका लिमिट पॉइंट क्या है, 0 है, इसकी लिमिट क्या है, 0 है अपने पास, ठीक है। तो देखो जो अपन एफ साइलन लेते हैं, एफ साइलन मैंने ले लिया, एफ साइलन ग्रेटर देन 0 होता है, होता है। तो एफ साइलन मैंने ले लिया क्या, 0.1 ले लिया, छोटे से छोटा धनात्मक संख्या ले ली, इसको मैं ले सकता हूँ 1/10, ठीक है।
अब मेरे को इसका नेबरहुड लेना है, तो ये नेबरहुड हो जाएगा इसका। तो 0 में से 1/10 घटाएंगे तो ये तो हो जाएगा 1 माइनस का 1/10, और ये हो जाएगा प्लस का 1/10। ये आपकी लिमिट या लिमिट पॉइंट कब कहलाएगा? इस लिमिट, देखो लिमिट को ही लिमिट पॉइंट कह सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि लिमिट पॉइंट और लिमिट कब बनता है, लिमिट पॉइंट और लिमिट कब हो जाता है इक्वल, आपको बताया था मैंने, शायद ये बताई थी ना बात, कि लिमिट पॉइंट है वो लिमिट कब बन जाता है, जब उसमें क्या हो, अद्वितीय हो। अद्वितीय पॉइंट आना चाहिए, ये 0 है, इसका अद्वितीय आ गया तो यही इसका सीमा बिंदु हो जाएगा और ये इसकी सीमा हो जाएगी। ठीक है, अब देखो मेरे को देखना है कि इसके नेबरहुड में क्या आने चाहिए, सीक्वेंस के अनंत पद विद्यमान होने चाहिए, तभी तो उसको अपन कहेंगे लिमिट पॉइंट। भाई किसी भी अनुक्रम का कोई भी वो अल्फा है वो सीमा बिंदु कब कहलाएगा, या एल उसका सीमा बिंदु कब कहलाएगी, ये सीमा कब कहलाएगी उसकी, जब उस सीक्वेंस के अनंत पद उसमें विद्यमान होने चाहिए। तो जब मैंने ये नेबरहुड लिया इसका, तो नेबरहुड में सीक्वेंस के अनंत पद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ये बताओ। आ जाएंगे, कैसे आ जाएंगे देखो। अब देखो 1/4 तो कितना होता है, 0.25 आएंगे, ये कितना होता है 0.1 होएगा। तो अपने पास जो संख्या आएगी वो एनोट आएगी। अब ये एनोट क्या हो जाएगा देखो, एनोट हो जाएगा 1/10। एनोट का मान क्या हो जाएगा 10। ऐसे लिखते हैं ना अपन, एन इज ग्रेटर देन एनोट, एनोट अपने पास मतलब एन का मान क्या हो जाएगा 10 से ज्यादा। 10 से ज्यादा का मतलब क्या हो गया कि ये वाले सारे टर्म्स किस में आ जाएंगे अपने पास, इस सीक्वेंस में आने लग जाएंगे, मतलब 1/11 इसमें आ जाएगा, आ जाएगा ना। 1/12 आ जाएगा किसमें, 1/12 भी आ जाएगा, 1/100, ये सारे टर्म्स है ना, ये सारे टर्म्स वो इसमें आने लग जाएंगे अपने पास। तो यही अपने पास एनोड होता है। एनोड का मतलब होता है कि उस सीक्वेंस में एक टर्म्स ऐसा है कि उसके बाद के सारे पद है ना वो उसके नेबरहुड में आने लग जाएंगे। यही डेफिनेशन लिखाई है मैंने कि यदि प्रत्येक एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट एनोट, एनोट, एनोट वो है अपने पास क्या है 10 है, 10 के बाद के सारे संख्या क्या आ जाएंगी उस लिमिट पॉइंट के नेबरहुड में आने लग जाएंगे। तब अपन क्या कहते हैं, इसको सीमा बिंदु कब कहेंगे, इसको सीमा बिंदु तब कहेंगे कि जब इसके नेबरहुड में सीक्वेंस के क्या आ जाए, अनंत पद आने लग जाए। इस सीक्वेंस के अनंत पद आने लग जाएंगे तो उसको अपन क्या कह देते हैं, सीमा बिंदु कह देते हैं। और ये सीमा बिंदु क्या कहला जाती है, सीमा कहलाती है, यदि ये अद्वितीय बिंदु होता है तब। ठीक है, ये अपने पास हो जाएगा। इस प्रकार से अपन इसको देख सकते हैं कि 0 यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा, या लिमिट उसकी 0। आगे समझे, ये अपन जनरल फॉर्म में देखते हैं, मतलब ऐसे कि देखते हैं अपन, रफली देखते हैं ना, तब ये देखते हैं, लेकिन इससे आप सारे को आइडिया नहीं लगा जाता। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, लिमिट निकालना है, लिमिट निकालते ही वही आपका, यदि ये पॉइंट मान लो आपके पास यूनिक आ रहा है तब तो ये सीमा और ये सीमा बिंदु हो जाएगा, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा आपके पास, लिमिट और लिमिट पॉइंट इक्वल हो जाएंगे। और इक्वल मतलब यूनिक नहीं आ रहा है तब ये नहीं होगा आपके पास, लिमिट पॉइंट फिर अलग होगा, लिमिट अलग होगी थी, है ना। ऐसे फिर वो दोनों अनुक्रम में आ जाते हैं। अपसारी अनुक्रम भी आती है, अब इसके बाद में अपन पढ़ेंगे अपसारी अनुक्रम। तो यहां से अपन लिख सकते हैं कि अनुक्रमांक से n है वो क्या करेगी, 0 को भी सेट। ये क्या करेंगे, इसको अपन एग्जाम्पल, इस को अपन एग्जाम में नहीं लिख के आएंगे, एग्जाम में तरीका लिखने का वो ऊपर वाला ही तरीका होता है। ठीक है, और यूनिक आ जाएगा तो यही सीक्वेंस क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस आ जाएगी, मतलब फाइनाइट राशि आनी चाहिए, मैन कहने का मतलब यही है ना। ये उसकी लिमिट ले और लिमिट लेने पर एल आना चाहिए, और एल क्या होनी चाहिए, फाइनाइट राशि आनी चाहिए, तब वो सीक्वेंस को क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। यदि प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आता है तब उस सीक्वेंस को कहते हैं अपसारी अनुक्रम। और किन्हीं दो संख्याओं के बीच में दोलन करता है उसको अपन कहते हैं दोलनीय अनुक्रम। ठीक है, एग्जाम में यही पूछी जाती है अपसारी अनुक्रम की परिभाषा। फिर इसके बाद में आती है अपसारी अनुक्रम, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तो इनकी बस डेफिनेशन देख लेते हैं अपन। अनुक्रम अक्ष n अपसारी अनुक्रम कहलाती है यदि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x n किसके इक्वल हो जाए,
या तो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, ये हो जाएगी अपने पास अपसारी अनुक्रम। ठीक है, जैसे एग्जांपल में लिख सकते हो आप, अपसारी अनुक्रम है, क्योंकि जब इसमें अपन लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे तो ये क्या बनेगा, प्लस इन्फिनिटी बनेगा। ठीक है, फिर इसके बाद में आती है दोलनीय अनुक्रम। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन ही है। ऑस्किलेटरी, ऑस्किलेटरी सीक्वेंस। अब यदि देखो इस चैप्टर के आपको यदि नोट्स चाहिए ना, तो इसके नोट्स के लिए आप संपर्क कर सकते हो इस नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे देता हूँ। इन पर आप मैसेज कर सकते हो, या आपको कोई भी डाउट हो, या आपको कोई भी यदि आपसे नोट्स वगैरह चाहिए, तो जितने मेरे पास है उतने मैं आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ। ठीक है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। दोलनीय अनुक्रम क्या होता है, एक अनुक्रम एक्शन, दोलनीय अनुक्रम कहलाता है यदि अनुक्रम एक्शन न तो अभिसारी और न ही अपसारी है, नहीं अपसारी, नहीं अपसारी। ठीक है, मतलब दोलन करती हो दो संख्याओं के बीच में, उसको अपन क्या कहते हैं, दोलनीय अनुक्रम कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बात करें तो अनुक्रम एक्शन इक्वल टू हो जाएगा अपने पास -1 की पावर n। तो इनमें यदि अपन इसको ओपन करें तो -1 +1 -1 +1 -1 +1, इसको अपन क्या कहते हैं, दोलनीय अनुक्रम। अब देखो इसके बाद में एक थ्योरम देख लेते हैं, छोटी सी थ्योरम है, और उसके बाद में लेक्चर को अपन खत्म करते हैं। प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होती है। इंपॉर्टेंट थ्योरम है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम क्या होती है, परिबद्ध होती है। मतलब अपने को क्या करना है कि अपने को एक सीक्वेंस लेनी है, उसको अभिसारी अनुक्रम मानना है। अभिसारी अनुक्रम है तो उसकी लिमिट कैसी होगी, फाइनाइट राशि आएगी, और फिर उसके बाद में उसको क्या दिखाना है, अपने को बाउंडेड दिखाना है। फिर उसको क्या दिखाना है, बाउंडेड दिखाना है। अब मैंने आपको बाउंडेड की कंडीशन क्या बताई थी, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें बाउंडेड की कंडीशन को ध्यान में रखना है। बाउंडेड की कंडीशन का क्या मतलब होता है कि कोई भी अनुक्रम है वो अक्सैन, कोई भी अनुक्रम अक्सैन है वो बाउंडेड कब कहलाती है, जब उसका संख्यात्मक मान क्या हो जाए, अपने पास संख्यात्मक मान क्या हो जाए, इस कैपिटल के से क्या हो जाए, छोटा हो जाए। इसको अपन क्या कहते हैं, बाउंडेड की कंडीशन कहते हैं। ये जो कंडीशन होती है ना, ये कंडीशन कैसी होती है, आपकी बाउंडेड की कंडीशन होती है। एक यदि और देखा जाए तो अनुक्रमक साइन है वो आपके पास बाउंडेड कब कहलाती है, जब अपने पास एक तो स्मॉल के अनुक्रम के पद है वो इस प्रकार से हो, उसके उच्चक और निम्नक दोनों पर विद्यमान हो तब। लेकिन ज्यादातर बाउंडेड की कंडीशन में अपन को इसको प्रूव करना होता है। ठीक है, तो अपने को अनुक्रमक साइन क्या बताना है, बाउंडेड बताना है। तो अपने को क्या निकालना है, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है। ये जो मोड लगाया हुआ है ना, मोड को ही अपन क्या कहते हैं, इसके संख्यात्मक मान है,
उस संख्यात्मक मान को अपने को क्या करना है, कैपिटल के से छोटा दिखाना है। यदि ये अपन दिखा पाते हैं तब अपन ये कह देंगे कि ये जो सीक्वेंस अपने पास क्या हो जाएगी, बाउंडेड सीक्वेंस होगी। तो सबसे पहले अपने को ये बताना है कि जो सीक्वेंस है वो अभिसारी अनुक्रम है, और अभिसारी अनुक्रम क्या होती है, बाउंडेड होती है। तो ये बोला जाता है कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम क्या होती है, बाउंडेड होती है। अब अभिसारी अनुक्रम अपन ने देखा था कि अभिसारी अनुक्रम की क्या परिभाषा होती है, उसकी लिमिट निकालने पर एल आती है। अब एल आती है तो अपने को पता चल गया भाई अपने को बाउंडेड कैसे होगी ये। भाई अपने को पता है कि उस जो एल है अपने पास जीरो, उस जीरो से सारे मान क्या आ जाएंगे, छोटे तो आएंगे। तो इस प्रकार से वो बाउंडेड हो जाती है। तो अपने को ये दिखाना होता है कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम क्या होगी, परिबद्ध होगी। तो प्रूव करेंगे। सबसे पहले मैं लेके चलूंगा कि एक सीक्वेंस है वो कैसी है, अभिसारी अनुक्रम है। माना अनुक्रम अक्सैन अभिसारी अनुक्रम है, माना अनुक्रम अक्सैन अभिसारी अनुक्रम है। अब अभिसारी अनुक्रम में है तो अभिसारी अनुक्रम की डेफिनेशन लगाएंगे अपन। अभिसारी अनुक्रम है तथा अनुक्रम अक्सैन। अब ये अभिसारी अनुक्रम है तो ये किसी को न किसी को कन्वर्ट करेगा, एल को कन्वर्ट करेगा, ये मान लेते हैं अपन। ये अनुक्रम अक्सैन किसको कन्वर्ट करेगा, एल को। विसर्त होती है। और फिर अपन उसकी क्या लगा देंगे, डेफिनेशन लगा देंगे, अभिसृत होती है। अब डेफिनेशन लगाते हैं तो अर्थात इसलिए अपन ये लिख सकते हैं, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। ऐसे लिखते हैं ना अपन, कन्वर्जेंट जो सीक्वेंस होती है उस कन्वर्जेंट सीक्वेंस को अपन इस प्रकार से लिखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, माना अनुक्रम एक्सएन क्या है, अभिसारी अनुक्रम है। अनुक्रम एक्सएन अभिसारी अनुक्रम है तो किसी न किसी को कन्वर्ज करेगा। तो मान लिया कि अनुक्रम एक्सएन है वो एल को कन्वर्ज करती है, एल को विसृत होती है। अर्थात अपन ये लिख सकते हैं कि इसकी लिमिट लेने पर, अर्थात लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्सएन इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। अब इसकी डेफिनेशन लगाएंगे कि अभिसारी अनुक्रम की क्या डेफिनेशन होती है। तब प्रत्येक एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो के लिए जो डेफिनेशन लिखाई है ना, उस डेफिनेशन को लिखेंगे। तब प्रत्येक एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो के लिए देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग्स टू एन विद्यमान होगा ताकि एक्सएन और एल का जो डिफरेंस हो जाएगा वो लेस देन किससे हो जाएगा, एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा। फॉर एवरी एन इज ग्रेटर देन एन नॉट के लिए, फॉर एवरी एन इज ग्रेटर देन एन नॉट के लिए। अब अपने को जो सिद्ध करना है, ये जो सीक्वेंस है एक्स जो अभिसारी अनुक्रम है इसको अपने को बाउंडेड सिद्ध करना है। तो अब लिख देंगे, अब सिद्ध करना है कि अनुक्रम एक्सएन अनुक्रम एक्सएन है वो उसको रिप्रेजेंट किस प्रकार से भी कर सकते हो, ये कोई दिक्कत नहीं है आपकी कि सर आपने इस प्रकार से लिख दिया। चलो मैं उस हिसाब से लिख देता हूँ, दोनों ही तरीके होते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि परिबद्ध अनुक्रम इसको सिद्ध करना है ना, तो परिबद्ध अनुक्रम के लिए अपने को क्या लेकर चलना होता है, परिबद्ध अनुक्रम के लिए अपने को लेकर चलना है कि इसको लेकर चलेंगे अपन, मोड ऑफ एक्शन को लेकर चलेंगे और इसको अपन दिखा देंगे कोई एक संख्या से कम दिखा देंगे। तो मैंने क्या किया, इसी में मैंने एल जोड़ दिया और एल ही क्या कर दिया, घटा दिया। कर सकता हूं ऐसा, एल जोड़ दिया और एल ही मैंने क्या कर दिया, घटा दिया। अब एक देखो ट्रायंगल इनइक्वालिटी होती है, त्रिभुज ऐसे का होती है ना, त्रिभुज ऐसे का होती है। मोड ऑफ x1 प्लस x2 क्या होता है, लेस देन किससे होता है, मोड ऑफ x1 प्लस मोड ऑफ x2 से। ये होती है अपने पास ट्रायंगल इनइक्वालिटी, त्रिभुज ऐसे का। त्रिभुज ऐसे का क्या कहती है, त्रिभुज ऐसमिका कहती है कि यदि x1 प्लस x2 का यदि अपन मोड करें तो ये मोड हमेशा कम होता है अलग अलग, जब इनका मोड निकालते हैं अलग अलग मोड करते हैं ना, तब उससे वैल्यू क्या होती है, हमेशा कम होती है। उसी प्रकार जब अपन इसको अलग अलग करेंगे ना तो ये मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं एक्स एन माइनस एल प्लस मोड ऑफ एल। ठीक है। अब अपने पास देखो एक्स एन माइनस एल का मान तो किससे छोटा है, एफ साइलेंस से छोटा है। तो यहाँ पे इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू लगा हुआ है। तो ये दोनों इनइक्वालिटी कब होल्ड होगी, लेस देन पर होल्ड होगी। तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, लेस देन, और इसका वैल्यू क्या रख दूंगा मैं, एफ साइलेंस प्लस मोड ऑफ एल। ये बात समझ में आएगी नहीं आई आपको, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये होते ही अपने पास ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगी।
देखो हम लेकर चले कि पहले तो हमने लेकर चले कि अनुक्रम अक्सैन क्या है, अभिसारी अनुक्रम है। अभिसारी अनुक्रम है तो इसकी कोई ना कोई क्या होगी, लिमिट होगी। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अक्सैन इक्वल टू क्या हो जाएगा, l। ये किसी न किसी को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया, लिख दिया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अक्सैन इक्वल टू l लिख दिया। अब हमने अभिसारी अनुक्रम की परिभाषा लगा दी कि प्रत्येक एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग्स टू एन विद्यमान होगा, ताकि एक्स एन और एल का जो डिफरेंस हो जाएगा वो लेस देन किससे हो जाएगा, एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा, फॉर एवरी एन इज ग्रेटर देन एन नॉट के लिए। अब अपने को ये सिद्ध करना है कि ये जो अनुक्रम एक्स एन है वो कैसी है, बाउंडेड सीक्वेंस है, परिबद्ध अनुक्रम है। तो परिबद्ध अनुक्रम को मैंने बताया था कि आपको सिद्ध करना हो, जब भी आपको परिबद्ध अनुक्रम को सिद्ध करना होता है, बाउंडेड सीक्वेंस सिद्ध करना होता है, तो बाउंडेड सीक्वेंस के लिए अपने को ये सिद्ध करके दिखाना है कि मोड ऑफ एक्स एन का मान किससे छोटा होना चाहिए, लेस देन के से छोटा होना चाहिए। यदि ये चीज दिखाते हैं तो अपन क्या दिखा पाते हैं कि सीक्वेंस कैसी है, बाउंडेड सीक्वेंस है। ठीक है, तो हमने क्या किया, अनुक्रम एक्शन को लेकर चले, अनुक्रम एक्शन मोड ऑफ एक्शन को लेकर चले, इसमें मैंने एल जोड़ दिया और एल ही घटा दिया। अब देखो ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहती है कि मोड ऑफ x1 प्लस x2 का जब अपन मोड करते हैं, इन दोनों का एडिशन करके अपन मोड करते हैं, तो ये मान हमेशा क्या होता है, छोटा होता है, इनके अलग अलग मोड के से छोटा होता है। इसको देख भी सकते हैं, x1 की वैल्यू मैंने मान लो जैसे 2 ले लिए, x2 की वैल्यू मैंने जैसे -3 ले ली, तो देख लो करके 2 - 3 लेस देन 2 का मोड प्लस -3 का मोड। तो देखो 2 - 3 कितना हो जाएगा, -1 का मोड, ये 2 हो गया, और ये कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये मान कितना हो गया, 5 हो गया, और ये कितना हो गया, 1 हो गया। अब आप कहोगे कि सर इक्वल बताओ, इक्वल कब हो सकता है, ये तो बड़ा हो गया, इक्वल कब हो सकता है। इक्वल में जब x1 का मान 2 ले लोगे, x2 का मान कितना ले लोगे, 3 ले लोगे, तब इसका मान तो हो जाएगा 5, और इसका मान भी कितना हो जाएगा, 5, ये इक्वल हो जाएगा। तो ये होती है अपने पास ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहती है कि मोड ऑफ x1 प्लस x2 का मान लेस देन किससे होता है, मोड ऑफ x1 प्लस x2 से छोटा होता है। तो इसी प्रकार मैंने क्या किया है, देखो ये मैंने x1 मान लिया और ये मैंने x2 मान लिया, तो इनको जब मैंने अलग अलग किया तो इधर वाली साइड का मान, ये राइट साइड वाली मान, राइट वाली साइड का मान क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये मान कितना हो गया, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे एक्स एन और एल का जो डिफरेंस है वो लेस देन क्या है, एप्सिलॉन है, और यहाँ पे लेस देन एंड इक्वल टू है, तो दोनों इनइक्वालिटी कहाँ पे होल्ड होगी, लेस देन की कंडीशन पे दोनों इनइक्वालिटी होल्ड हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने लेस देन लगा दिया और इसकी वैल्यू मैंने उस वहां से उठा के लिख दी मैंने यहाँ पे एप्सिलॉन, और ये हो जाएगा मोड ऑफ एल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब अपन ले रहे हैं एक यहाँ कैपिटल के ले रहे हैं, माना जो कैपिटल के है वो मैंने ले लिया, मैक्सिमम वैल्यू ले ली, कैपिटल के ले ली मैंने, क्या मैक्सिमम वैल्यू ले ली किसकी, x1 x2 x3, और ये जो अपने पास वैल्यू आई है एप्सिलॉन प्लस एल मोड ऑफ एल, इसकी भी हमने इन सब में वैल्यू, जैसे x1 आएगी, x2 आएगी, x3 आएगी, और ये भी कोई एक वैल्यू आएगी, है ना। इन सब की मैक्सिमम वैल्यू को मैंने क्या मान लिया, k आएगी, मतलब इन सब की जो मैक्सिमम वैल्यू मान लो 10 आई, 15 आई, कितनी भी आई, उसको मैंने क्या मान लिया, k मान लिया। तब यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, तब अपन लिख सकते हैं मोड ऑफ एक्शन किससे लिख सकते हैं, तब मोड ऑफ एक्शन लेस देन किससे हो जाएगा, कैपिटल के से, फॉर एवरी एन, फॉर एवरी एन, प्रत्येक एन के लिए। तो ये वाली कंडीशन प्रूफ हो गई। इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, इससे लिख सकता हूँ कि मोड ऑफ एक्शन क्या हो जाएगा, परिबद्ध अनुक्रम हो जाएगा। मोड ऑफ एक्शन क्या हो जाएगा, परिबद्ध अनुक्रम, परिबद्ध अनुक्रम होगा। और लास्ट में फिर क्या करते हैं, थ्योरम का स्टेटमेंट लिखते हैं, अर्थात प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होती है। एक बार मैं इस थ्योरम को वापस से रिपीट कर देता हूँ, 5 मिनट में रिपीट कर देता हूँ। आपको भी देखो कैसे याद करना होता है, देखो आप कोई लग रही होगी, हो सकता है मे बी हार्ड, लेकिन हार्ड कुछ नहीं है, आपको पढ़ने का तरीका नहीं पता है। पढ़ने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, देखो पढ़ते कैसे हैं। जैसे मैंने ये बताया कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होती है, तो सबसे पहले मैंने मान लिया कि अनुक्रमांक से n क्या है, अभिसारी अनुक्रम है। अभिसारी अनुक्रम होगी तो ये किसी न किसी को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। तो मैंने मान लिया कि n किसको कन्वर्ज करेगा, l को कन्वर्ज करेगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन इक्वल टू l लिख सकते हैं। भाई ये किसी न किसी इसकी लिमिट होगी, और लिमिट को मैंने मान लिया l होगी।
अब यहाँ पे अभिसारी अनुक्रम की क्या परिभाषा होती है, उस परिभाषा को लगाना है। यहाँ पे परिभाषा भी आपको याद हो जाएगी और यहाँ पे आपकी थ्योरम में भी परिभाषा काम आ जाएगी। तो परिभाषा क्या होती है अभिसारी अनुक्रम की? अभिसारी अनुक्रम की परिभाषा होती है कि प्रत्येक एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट ए नोट बिलोंग्स टू एन सच दैट एक्स एन माइनस एल का जो डिफरेंस है वो लेस देन किससे हो जाएगा, एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा फॉर एवरी एन इज ग्रेटर देन ए नोट। अब अपने को ये चेक करना है कि सीक्वेंस कैसी होनी चाहिए, बाउंडेड, और इसके लिए मेरे को प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करके दिखाना है। तो मैं इस कंडीशन को लेकर चलूंगा लेफ्ट साइड को, तो मैंने इसको लेकर चला, इसमें मैंने क्या किया, एल जोड़ दिया और एल क्या कर दिया, घटा दिया। जब मैं इसको अलग अलग लिखूंगा तो राइट साइड वाली साइड है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि ट्रायंगल इनक्लिटी में क्या कहता है x1 प्लस मोड ऑफ x1 प्लस x2 क्या होता है, लेस देन इक्वल टू होता है मोड ऑफ x1 प्लस x2। तो xn माइनस एल से छोटा प्लस मोड ऑफ एल। अब ये देखो xn का मान, xn माइनस एल का जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन है, और यहाँ पे क्या है, लेस देन एंड इक्वल टू। यहाँ पे दोनों इनइक्वालिटी कब होल्ड होगी, जब ये कंडीशन लेस देन की हो जाए। तो ये तो हो जाएगा एप्सिलॉन और ये हो जाएगा मोड ऑफ एल। अब हमने मान लिया कैपिटल के, मान लिया कैपिटल के में मैंने मान लिया कि जो ये सीक्वेंस है अपने पास, उस सीक्वेंस में टर्म आएगा, मान लो x1 आएगा, x2 आएगा, x3 आएगा, और ये साथ में ये टर्म्स भी आएगा। इन सब का मैंने मैक्सिमम वैल्यू में क्या मान ली, मैंने के मान ली। अब इसको उठा के मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे रख दिया। तो यहाँ पे रखते ही मेरे पास क्या हो जाएगा, मोड ऑफ एक्स लेस देन किया जाएगा, और लेस देन किया आते ही अपने पास क्या हो जाएगा, ये सीक्वेंस कैसी हो जाएगी, अपने पास बाउंडेड हो जाएगी। भाई इक्वल भी आ सकते हो, लेस देन भी आ सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है कि वैल्यू इक्वल भी आ जाए, है ना। ऐसे अपन इसको प्रूव कर देंगे, ठीक है। अब अगले लेक्चर में अपन एक थ्योरम और करेंगे और फिर उसके बाद में अपन इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।